अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। सबसे पहले यौम आज़ादी मुबारक। और मुझे तो बहुत ही खुशी है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़बरदस्त फ़ैसला किया गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। इस पर मैंने, आमिर मतीन, रऊफ़ क्लास, शरीफ ने बहुत प्रोग्राम्स किए, बहुत इस इशू को उठाया, जिस पर बहुत हमें नेट के ऊपर हमारी लेदे हुई, रगड़ा गया, कहा गया रस्तू बनते हैं, ये बनते हैं, बहुत ज़्यादा। बट और बहुत प्रेशर्स थे। बट वी थॉट कि ये अरबों का मामला है और तकरीबन कोई 292 अरब के करीब तो कंपनीज खा चुकी थी, ले चुकी थी, रख चुकी थी। सरकार को नहीं, तकरीबन 700 अरब के वॉल्यूम का है। तो इससे बड़ा आज़ादी का तोहफ़ा मिल ही नहीं सकता। बाकी हमारे कुछ पॉलिटिक्स पे भी तोहफे जो ज़बरदस्त, हमें खुशी भी होती है, मज़ा भी आती है, सब कुछ है। शेख रशीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं, बड़ी कंट्रोवर्सीज़ को जन्म देते हैं और कभी बैकफुट पे जाते नहीं हैं। तो हमने सोचा 14 अगस्त को ज़रा शेख साहब से खुली खुली बातें हों। रेलवे की बातें छोड़ें, अभी वो तो ML1 पे खुद ही बात कर लेंगे, लेकिन ज़रा बुज़दार साहब के साथ क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, ये क्या टसल्स चल रही हैं, तमाम बातें। ये यौम आज़ादी जो सी आज ज़रा आज़ादी से बात करने का दिन है। सो लेट्स एंजॉय अ टाइम। मेरे समझ गए आप, मेरे आज के गेस्ट हैं रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद अहमद। शेख साहब, कुछ दिन पहले आपने एक बयान दिया कि जी ईद के बाद नैब टार्जन बन जाएगी और अब आपको बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी, बड़े बड़े लोग होंगे। वो टार्जन तो आपके अपने ही चीफ मिनिस्टर पंजाब को पड़ गया है। वो तो उन्होंने शराब का एक लाइसेंस का मसला शुरू हुआ और वो पहुंच गया अब जायदाद पे और एसेट्स बियॉन्ड मीन्स वाली बात, जिसमें बाकी लोग भी रगड़े जा रहे हैं। 18 को उनको दोबारा उनसे जवाब मांगा गया। तो ये हो क्या रहा है? जा रहे हैं बुज़दार साहब? जहाँ तक उस्मान बुज़दार जो है वो कंटिन्यू करेगा, जहाँ तक इमरान खान का तल्लक है वो उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है, उसमें कोई उसमें लचक नहीं आई। और बहुत सारी ख्वाहिशों और बहुत सारी उम्मीदों और बहुत सारे मुतालबों के बावजूद इमरान खान जो है वो उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है। ता वक्त है कि कोई ऐसा फ़ैसला नहीं आ जाता जो कि किसी तब्दीली का मूजिब बने, वरना मैं उस्मान बुज़दार को कंटिन्यू करता देख रहा हूँ। और इमरान खान इस वक्त, जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है। तो फैसला क्या मतलब का फैसला नहीं आ जाता? कहाँ से फैसला? अदालत से या मेरा मतलब है कोर्ट को, अगर कोर्ट का हमारे शहर से, तो मेरा मतलब है हमारे शहर में तो इमरान खान का ही फैसला है और वो उस्मान बुज़दार के हक़ में है। तो ये बताएं मुझे, आज सेठी साहब ने एक आर्टिकल भी मैं उनका पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी जब मिल्टैब्लिशमेंट ने नाम दिया अलीम खान का तो नैब से अंदर करवा दिया इमरान खान साहब ने। और अब जब इमरान खान साहब को चाहते हैं कि वो खड़े रहें तो नैब ने, मिल्टैब्लिशमेंट ने नैब से खुलवा दिया सीन। और 2-3 डेवलपमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। हम सुन रहे हैं कि DG एक्साइज वादा माफ गवाह बन गए हैं, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे राहील खान, अब उन पे बात आ रही है। तो इतनी जल्दी तो शेख साहब जब भी वादा माफ गवाह बनते हैं सरकारी अफसर, तो आम तौर पे उनके पीछे कुछ और वजह होती है। देखिए, कुछ और वजह हों उस या ना हो, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। और जहाँ तक ये है कि अलीम खान को वो नैब ने पकड़ लिया और फिर वो आ गए। अलीम खान एक बड़ा अच्छा पॉलिटिकल वर्कर है, लेकिन इमरान खान की सोचों में वहाँ कोई मुतबादल मौजूद नहीं है। मैं बिल्कुल फ्रेश जवाब आपको दे रहा हूँ। इमरान खान के पास अगर कोई मुतबादल पंजाब में होता, कोई भी क्यों ना होता, वो इस पर ज़रूर गौर व गौस करते, लेकिन उन्होंने लकीर फेरी हुई है, नो वे एट ऑल, उस्मान बुज़दार इज़ माई चॉइस, इमरान खान। हम जो मिलते हैं लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड, शेख साहब बातें होती हैं, कुछ लोग उनमें से पिंडी से भी ताल्लुक़ है, अच्छे लोग हैं, बासर लोग हैं, वो कहते हैं कि इस पेज पे शायद दोनों शहर एक पेज पे नहीं हैं। आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता पिंडी के हालात। क्या पिंडी इस्लामाबाद दोनों उस्मान बुज़दार पे एक पेज पे हैं? मुमकिन है जो आपको लोग मिलते हों वो ठीक कहते हों, लेकिन मेरे ख़्याल में देखें, इस वक्त दोनों फोर्सेस एक पेज में हैं। बाज़-औक़ात किसी की बात मानी जाती है, बाज़-औक़ात नहीं मानी जाती। सऊदी अरब को देखें, कल परसों ठीक हुआ है, इतने हालात ख़राब थे, आर्मी चीफ खुद जा रहे हैं, जनरल फैज़ खुद 16 को जा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत
कोई तोला माशा फ़र्क भी रह गया तो 16 तारीख को निकल जाएगा और सऊदी अरब और पाकिस्तान जो कि टेस्टेड फ्रेंड हैं, जिनकी दोस्ती हमालिया से बड़ी है और जो हमारे दिल में बसते हैं, वो तमाम मामलात उसी तरह ठीक हो जाएंगे और जिसको ठीक करने में फ़ौज का बड़ा दखल है। वैसे कुछ पता है शेख साहब हुआ क्या है? उन्होंने 1 बिलियन अपना पहले वापस करवाया, चीन से मांग के हमें देना पड़ा, फिर 1 बिलियन अब सुना है और उन्होंने अपना वापस मांग लिया है। जितनी इन्वेस्टमेंट्स वादा करके गए थे मोहम्मद बिन सलमान वो नहीं हुई। शाह साहब ने, शाह महमूद ने 2 बयान बड़े सख्त दागे, एक प्रोग्राम में कहा, फिर बाद में कहा अगर OIC ने हाई लेवल इजलास ना बुलाया तो मैं इमरान खान से दरख्वास्त करूँगा वो बुला लें। ये एड्डा गर्मी सर्दी इतनी हो क्या गई है? देखें, ये सवाल मैं आज काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने के मूड में हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो मैं 10-15 दिन फिर बीमार हो गया था। पहला इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो मुझसे मुतल्लिका हों और सियासत से मुतल्लिका उधर ही आ जाते, ये शाह साहब जवाब दें। मैं आपको कहता हूँ सऊदी अरब और पाकिस्तान ऐसे हो गए। चले आज हम सियासत की तरफ आ जाते हैं। एक तो ये बताएं, एक तो आपने कहा कि ये फजलुर रहमान साहब अगर अब सितंबर 7 उन्होंने डेडलाइन दी हुई है जलसा और एहतजाजी, आपने कहा वो वाली हुकूमत नहीं जो पहले थी और वो सलूक नहीं होगा, तो क्या करेंगे, क्या सलूक करेंगे? भाई, उनके लिए कोई नया सलूक तो नहीं होगा जो उनके साथ होता रहा है। बाकी 2 पार्टियां ठीक चल रही है। मरियम ने सियासत की है और ख़ुद अपने आप को फंसाया है। देखें, सबसे ज़्यादा सीरियस केस जो है वो शहबाज शरीफ और हमज़ा का है। आप तो यहाँ बुज़दार की सरकारी शहादतें कहते हैं, वहाँ तो बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग के सारा केस जो है और सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उन सब के बैंक प्रूफ हैं। सो 2 पार्टियां जो हैं वो शिकंजे में हैं आइन और कानून के, और मरियम चाहती हैं कि उनका शिकंजा और टाइट हो जाए और उनके लिए सफाया हो जाए लाइन का, लेकिन उनके लिए भी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं होगी, कोई गुंजाइश नहीं है। और सारी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, सारी दुनिया के मीडिया ने बताया कि पत्थर वो घर से लेके आई या रास्ते में रखे गए, और पत्थरों के साथ अगर आप नैब पर हमला करेंगे तो वो आप पर फूल तो नहीं बरसाएंगे जी। आप मुझे पत्थर मारें और मैं इतना ही अच्छा हूँ कि मैं कहूँ कि एक और मार, आप मुझे एक पत्थर मारे मैं दूसरा मुंह कर दूँ कि मेरी विंड स्क्रीन पे लग गया है जी। देखें, ये सियासतें ख़ानदान के अंदर की सियासतें जो मुग़ल बादशाहों की सियासतें थी वो जन्म पा रही हैं, और मुग़ल बादशाह की सियासतें जो थी एक दूसरे से नफ़रत वाली, वो नवाज़ शरीफ ख़ानदान में अरूज पर आ रही है, और उस अरूज के मामले में इस ख़ानदान की सियासत का सत्यानाश हो जाएगा। और ये सियासत जो है, ये जो समझ रहे हैं कि इससे कंपनी की मशहूरी हो रही है, एक दिन का शो है जी टीवी पे, बस इसके लिए जितना मर्जी सोच ले और कोई कर ले। लेकिन शेख साहब एक बात बताएं ना, कोई गुंजाइश नहीं है। एक बात बताएं ना, आप भी कहते थे, दूसरे लोग भी कहते थे, मुझसे आज 2 बातें पूछें, जल्दी जल्दी पूछें और छोटी छोटी पूछें कि मियाँ साहब जब गए हैं तो ज़ाहिर है तो नहीं चले गए ना, कोई डील होती है, कोई ढील होती है, चले गए। तो अगर मियाँ साहब ढील के नतीजे में बैठे हुए हैं तो फिर मरियम ने इतना बड़ा ये जो सियासी तमाशा था क्यों लगाया, इतना एग्रेसिव क्यों लगाया, अगर मियाँ साहब डील के तहत खामोश बैठे हुए? देखें, मरियम ने ही नवाज़ शरीफ को पहुंचाने में, वहाँ ले जाने में शहबाज शरीफ का रोल है बहुत अहम। हमेशा शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ को बचाता है, और सऊदी अरब से भी शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ को वापस लेके आया। भिजवाने में शायद मरियम का हाथ हो। मरियम जो हैं वो इस सारी सियासी ख़ानदान की तबाही का मरियम साहबा ज़िम्मेदार है। जब ये हुकूमत 2/3 अक्सरियत की गई, उसका सारा क्रेडिट भी मरियम को जाता है, और किसी सूरत में गुंजाइश नहीं है इनकी सियासत की। अगर शहबाज 2 कदम आगे चढ़ता है तो ये 4 कदम पीछे धक्का दे देते हैं। सो ये सोच कि कोई दरमियानी रास्ता जो शहबाज शरीफ निकालने की कोशिश कर रहा है वो हर दफ़ा नाकाम हो जाती है इनके रवैये की वजह से। अच्छा, ये बताएं, एक हम सुन रहे हैं कि पंजाब के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हुई है नवाज शरीफ साहब की पार्टी की और चौधरी बरादरान की, जिसमें यह पैगाम दिया गया है कि अगर आप वज़ीर आला भी बन जाएं तो हम आपको कबूल करेंगे, हम वोट नहीं देंगे, लेकिन हमें एतराज़ कोई नहीं है, बशर्ते कि अगर वो जनरल इलेक्शन से लिंक्ड हो और इस्लामाबाद के अंदर की तब्दीली हो रही हो। क्या इमरान खान साहब का एतमाद चौधरीयों पे भी उसी तरह है जहां अलायंस बनने के वक्त था? क्योंकि हमारी इत्तला ये है कि नहीं था। और आप कैसे देखते हैं चौधरीयों का रोल?
चौधरी मेरे भाई हैं, ख़ास तौर पर शुजात तो मेरी, आपको पता है उनकी वालदा ने मुझे बेटा बनाया हुआ था। कोई मैं उनका रोल इमरान खान की हुकूमत के दौरान इमरान खान के हाथों नहीं देख रहा, कैटेगरिकली मैं कह रहा हूँ। और जो इमरान खान का एतबार का हम सुन रहे हैं बात, अभी अब लाहौर भी गए प्राइम मिनिस्टर 2-3 बारी, इन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की, उनको नहीं बुलाया, 1-2 ऑफिशियल फंक्शन। मैं आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान के दौर में चौधरीयों के साथ उसने शेक हैंड नहीं करना। अगर वो सुन रहे हैं तो वो भी, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि उनको जाऊँ मिलूँ और समझाऊँ, और इमरान खान की हद तक कोई उनसे हेलो हाय नहीं है, बाय बाय है। किन से? सर मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मैं समझा नहीं, मैं नहीं शेख साहब, मैं समझा नहीं बात। इमरान खान की किससे हेलो हाय नहीं है? चौधरीयों को आपने कहा वो एक्सेप्ट कर लेंगे, मैंने कहा नहीं करेगा, और ये उसकी तरफ से आज की डेट में फाइनल है। अच्छा। कल का मुझे पता नहीं है कि कोई और सूरत हाल बन जाए। आज की तारीख में मैं ऐसी सियासत नहीं देख रहा। वो उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है। अगर वो बहुत सारे लोगों को नाराज़ करके खड़ा है तो उसमें चौधरी भी अगर नाराज़ होंगे तो वो उसको कोई उसका इतनी फ़िक्र नहीं है। अच्छा शेख साहब ये बताएं, 14 अगस्त है, बात ही होती है आज सबको इकट्ठे होना चाहिए सब कुछ, लेकिन बड़ी डिवाइसिव पॉलिसीज़ हैं। आपके ऑडिटर अपने अटॉर्नी जनरल साहब ने भी बयान दे दिया है कि जी कराची के बारे में हम सोच रहे हैं, बड़े सीरियस सियासी और वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस। उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। क्या वफाकी हुकूमत कुछ सोच रही है, कोई ड्रास्टिक एक्शन कराची में? गवर्नर रूल या समथिंग? मेरा नहीं ख्याल कराची में बहुत सारे लोग ये चाहते होंगे, लेकिन ये बहुत इंतहा होगी और इससे सियासत और गंदी और परागंदा हो जाएगी। और इमरान खान ने 5 साल पूरे करने हैं। उस 5 साल पूरा करने में बाज़ टेलर भी चलते हैं। हकीकी फ़िल्म जो इमरान खान चलाना चाहता है उसमें ये बात शामिल नहीं है, और उसकी कोशिश है कि बेहतरी की तरफ हालात जाएं। और वो इतना बड़ा पॉजिटिव बयान देने वाला है कि सारी अपोजिशन को सांप सूंघ जाएगा। इतना बड़ा वो तो खबर देना शेख साहब, खबर दो कोई, किस किस्म का बड़ा बयान, कुछ तो खबर दो। देखो मेरा मतलब है वो IPP के बारे में मुझे ऐसी, आप कहें कि मेरी ये सोच है कि IPP के बारे में, उनके साथ नेगोशिएशन के बारे में वो इतनी बड़ी खबर देगा कि ये सारी अपोजिशन जहाँ है वहीं ठुस करके बैठ जाएगी। ये तो ज़बरदस्त बात है। जो वर्ल्ड बैंक का आउटगोइंग प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का भी, उसने भी कहा है कि जी इनको बिल्कुल चाहिए कि IPP इसको थोड़ा सा लाएं, टेबल पे लाएं, सारा काम कराएं। ये तो बड़ी ही ज़बरदस्त बात होगी। लेकिन ये बताएं शेख साहब, बस मैं पहला बीमारी से उठकर आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि आगे खबर आ गई। और ये इमरान खान आजकल खफा हो जाता है। बड़ी बाज़ बातें जो होती हैं वो मेरा सिस्टम मेरे अंदर इस किस्म का है कि मैं बाज़ खबरें रोक नहीं पाता। हालांकि मेरा कोई तर्जमानी से तल्लक नहीं है, मैं अब तर्जमानों की मीटिंग में भी नहीं जाता, लेकिन मैं IPP में इमरान खान को बहुत बड़ी शॉट खेलता हुआ देख रहा हूँ और अनकरीब देख रहा हूँ, जिससे अपोजिशन को सांप सूंघ जाएगा। तो यही गल्लां तो सानू चंगियां लगती हैं। अच्छा ये बताएं, इमरान खान साहब ने अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त एक फ़ैसला दिया गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के ऊपर, GIDC के ऊपर। और आपको याद है कि ये इमरान खान साहब को ये बताया गया था उस वक्त, और ऑर्डिनेंस भी लाने की तैयारी की गई थी कि जी मुकदमा हार जाएगी, गवर्नमेंट ये होगा वो होगा, 200 अरब राइट ऑफ कर दें। फिर 2019 से हमने ही बड़े प्रोग्राम किए, बड़े बहसें हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म किया कि जी पैसे गवर्नमेंट को दें, ये कंपनीज़ और सारा कुछ। इशू ये है कि जिन लोगों ने ये एडवाइस किया उसमें अनइलेक्टेड आपके एडवाइज़र भी बैठे हुए हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स भी बैठे हुए हैं, बड़े कुछ सरकारी अफसर भी हैं। क्या इमरान खान उनको एक्शन लेंगे जिन लोगों ने इतनी बड़ी गलत एडवाइसेस दी प्राइम मिनिस्टर को? देखिए इमरान खान जो है उसको मेरा ख्याल है सारे एंकर भी नहीं समझ सके। वो वक्त का इंतखाब अपने ऊपर छोड़ता है, और अगर उसने कुछ तब्दीलियां करनी हैं तो वो भी शायद ज़्यादा दूर ना हो, वो भी कोई ज़्यादा फासले पे ना हो। लेकिन जो असल बात है, आप देखें दयामीर भाषा डैम पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। असल जो मसला है कि आप देखें ML1 बना है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी तो आप एंकर हज़रात बातें करें ना। जो असल बात है कि उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी की तरफ गए हैं,
और वो पॉजिटिव बात ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो और थोड़े दिनों में बेहतरी की तरफ चली जाएगी। 13% इंटरेस्ट से 4-5% इंटरेस्ट पर आ गए हैं। और इन्वेस्टर जो है देखें हमारे जो कंस्ट्रक्शंस में कितनी बड़ी तादाद में आए हैं, सीमेंट की सेल कितनी बड़ी है, सरिया की सेल कितनी बड़ी है, कितने और दूसरे काम जो हैं बिजनेसमैनों के आगे बढ़े हैं। ये सारी बातें जो हैं वो हो रही हैं, और वो हो रही हैं तो तभी शेख साहब एक बात तो बताएं, आपने कहा इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। हम भी चाहते हैं हर हुकूमत पूरी करे, और हम चाहते हैं हर हुकूमत कामयाब हो, बिकॉज हुकूमत सही चलेगी तो हमारा ही फ़ायदा है, आम आदमी का ही फ़ायदा है। लेकिन ये बताएं जो टीम है इस वक्त खान साहब की, क्या इस टीम के साथ 5 साल मुकम्मल होते नज़र आते हैं आपको? माशी इंडिकेटर्स बड़े ही सख्त, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इंडस्ट्री का भी बुरा हाल है। इंटरेस्ट की आपने बात की कि 13 से 7 पे आ गया, लेकिन 7 से 13 पे ले जाने वाले लोग भी वही बैठे हुए हैं, और जो बिलियंस का खर्चा करा के वापस ले आए हैं। क्या मौजूदा टीम में चेंजेस नागुज़ीर हैं, और अगर नागुज़ीर हैं तो आपके नज़दीक कब तक चेंजेस होंगी? देखें, मुझे ये नहीं पता, टुक टक तो होगी। और जो मैंने कहा कि नैब के केसेस इस तरफ भी आएंगे, मैं उस पर कायम हूँ। और जो मैंने ये बात कही है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, मैं इस टीम में, क्योंकि यही टीम है इमरान खान के पास, और वो कहाँ से टीम लाए? ये इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली दफ़ा कैबिनेट जिन्होंने देखी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनएक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन टीम यही है। थोड़ी बहुत तब्दीली ऊपर नीचे वो हो सकती है, लेकिन ये कहना कि उसकी जो इकनॉमिकल टीम है, जो इकॉनमी, शेख हफीज़ जो है वो उसके पूरे फुल कॉन्फिडेंस पे खेल रहे हैं और बेहतर खेल रहे हैं। आप बताएं वो कहाँ गलत खेला है? शेख हफीज़ के बारे में आप बताएं कि वो किस जगह गलत खेला है, और वो इस मसाइल ज़्यादा जो मसाइल अपोजिशन छोड़ कर गई उसमें वो कह सकते हैं कि जनाब यहाँ ये गलती हो गई है, या ये गलती हो गई, या फाइनेंशियल डिसीजन में यहाँ फ़र्क पड़ा है। को बताएं तो सही ना कि कहाँ फ़र्क पड़ा है। इन्होंने बेहतरी की तरफ ले गए हैं, डेफिसिट हो, दूसरी चीज़ें हों। जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आके मैंने बड़ा सीरियसली पूछना है शेख साहब से कि अगर NRO इमरान खान नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? और अगर इमरान खान की मर्जी के ख़िलाफ़ हुआ तब क्या हो सकता है, और इमरान खान क्या क्या कर सकते हैं? हमारे साथ रहिएगा इफ़ यू वांट टू हियर दिस आंसर। वेलकम बैक टू द शो। जी शेख साहब, 2 चीज़ें आपसे पूछती हैं। एक, बुज़दार साहब की तो बड़ी डिटेल में बात हो गई। इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी थी, उसने भी अब कहा है कि हम 17 अगस्त तक हम दे देंगे रिपोर्ट अपनी फॉरेन अकाउंट्स वाली इलेक्शन कमीशन को। ये बड़े अरसे से रिपोर्ट पड़ी हुई थी। अगरचे जो से वो अकबर बाबर है, उन्होंने कहा कि जी मालिक साहब मैं 3 दफ़ा कह चुका हूँ इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, तो आप मुझसे ये ज़िमनी सवालों में क्यों? मैं तो आज आपसे बहुत बड़े सवालों की उम्मीद करे बैठा। आपने तो बहुत बड़ी खबर तो मुझे दे दी है, आपने बहुत बड़ी खबर मुझे दे दी है जो बड़ी कौम के लिए अच्छी होगी। मैं तो बहुत बड़ा सवाल एक्सपेक्ट किए बैठे था कि ये सारी पार्टियां, जितनी पार्टियां अपोजिशन में, मैं सिर्फ अपोजिशन में फजलुर रहमान को समझता हूँ, वो कहता है कि असम्बलियों से इस्तीफे दो, तो फिर NRO कौन कराएगा? अब उनको तो NRO चाहिए, आपका लीडर कहता है मैंने NRO नहीं देना। फजलुर रहमान को देखें ना, फजलुर रहमान के साथ जब ये नहीं मिलेंगे तो NRO की जरूरत। इमरान खान NRO नहीं कराता। जो भी NRO की सूरत हाल बनी, अभी ये इस काबिल भी नहीं हुए कि ये NRO की अहलियत में आए। किसी जगह लोग इनके साथ, ये कितने 100 लोग थे जी, आप क्लिप दिखाएं मेरे इंटरव्यू में। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि रावलपिंडी से भी लोगों को बुलाया गया। मैं ये नहीं कहता सारे पाकिस्तान से लोगों ने इकट्ठे किए होंगे। अगर मेरे शहर से वैगनें गई हैं और पेमेंट बाय दी, मैं ये भी नहीं कहता कि जी इतने लाख रुपया दिया है। ये मेरे शहर से अगर वैगनें और प्राइवेट यानी रेंट ए कार पे वैगनें लेकर गए हैं लोग, तो दूसरे शहरों से भी गए होंगे। ये सारी एक्सरसाइज उन्होंने किया है एक जम्मे गफ़ीर के लिए, और कोई मुतासर कुन वहाँ क्राउड नहीं था। पत्थर तो आपको पता है कि पत्थर आपने 10-20 थैले अगर रख दिए किसी के, वो तो चलने थे। खबर आप चलवा लें जितनी मर्जी, मुझे फिर ये बताएं आपके लिए नतीजा कुछ नहीं है। NRO किस तरह मिलेगा? चलें ये बताएं, क्या सड़कों पे मजमे लगा के? इमरान खान तो नहीं देगा जी, वो तो कहता है पहले भी गलती। इमरान खान तो कहते हैं पहले भी नवाज शरीफ में गलती हो गई। इमरान खान तो NRO देने के लिए तैयार नहीं। वो कोई बड़ा सियासी फैसला कर देगा,
अगर उसकी सियासी सूरत हाल में कोई इनकी हैसियत हुई तो वो कोई बहुत बड़ा सियासी फैसला कर देगा। मैं एक और सवाल वो करता सियासी फैसले करने की हिम्मत रखता है। अगर इमरान खान को एनआरओ देने पे मजबूर भी किया गया तो क्या इमरान खान असेंबली तोड़ के अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं? देखें, मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, इलेक्शन के पैसे नहीं हैं, असम्बली तोड़ने का वक्त नहीं है। आगे कई चीज़ों में इमरान खान रोका बैठा है, रुका हुआ है। इस एनआरओ के मसले में भी जो उससे गलती नवाज शरीफ की होगी अब नहीं होगी, मरियम को बाहर नहीं जाने देगा जी। देखें, ये भी आप बहुत बड़ी शॉट खेलने जा रहे हैं, इतनी बड़ी कोई नहीं कर सकते। वो भी हर दोनों देखें, मैं सीधी सवाल आपको करता हूं जी, आप तरीके से ऐसे लोगों को कंफ्यूज कर देंगे। फौज और इमरान खान की हुकूमत एक लाइन और लेंथ पे है, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं रेल के पहिए के, और दोनों इकट्ठे चलेंगे और मुल्क का फ़ायदा इसी में है। और फ़ौज को ये बात समझ है कि इस वक्त इस हुकूमत को सपोर्ट करना, मुल्क की खिदमत करना है। और फ़ौज ने अज़ीम जर्नैल ने देखें, इस कोरोना में एक तारीख़ी किरदार अदा किया, सैलाब में तारीख़ी किरदार अदा किया, टिड्डी दिल में कलीदी किरदार अदा, मुल्क की इकानमी को सपोर्ट करने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। अगर वो इस हुकूमत को नाकाम करना चाहते या खुदा न खास्ता उनका इसमें इंटरेस्ट होता तो वो ये सारे, मैं जब देखता हूँ कमर जावेद बाजवा को कि सुबह शाम मेहनत करते हुए, शाम को वो सऊदी अरब होता है, सुबह को वो खारियाँ कमीशन में होता है या अपने जवानों के साथ आगे सेक्टर में होता है, तो आप देखें कि वो किस तंदही से काम कर रहे हैं और उनका सारा काम इस हुकूमत को सपोर्ट में है। कोई तो काम शेख साहब, फिर बड़ा सियासी फैसला क्या हो सकता है इमरान खान साहब का? कोई बड़ा सियासी फैसला, इसी तरह चलेगी हुकूमत। एक ही मैंने आपको IPP का कहा कि वो ऐलान होगा और भी एक दो इकानमी के बड़े दूररस नताइज ऐलान होंगे जिससे इकानमी को मजीद सहारा और शेख साहब, आप मुझे ठहरें, किसके लिए वो क्या फैसला करेगा? क्या उसको रुकावट है जी? क्या उसके लिए थ्रेट है? ये पत्थर मारने वाले, ये थ्रेट है 100 200 300 लोग आके डालों पे और सारे पाकिस्तान से इकट्ठे करके अपना, मैंने आपको शहर का बता दिया, डालों से पत्थर ला के, जो लोग नैब के दफ्तर पर पत्थर मारना अपनी सियासत समझें, वो समझ लें कि नैब उनको फूल की बारिश नहीं करेगी। नैब जो है टिट फॉर टैट करेगी उनके साथ, और ये चाहते हैं कि शहबाज के साथ टिट फॉर टैट हो, उसको कोई बेहतरी ना हो, उसको कोई सुकून ना मिले। और ये सारी साजिश जो है, इनको पता है हम तो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, अब और भी लोग जो हैं वो सजाएं हों उनको और वो भी डिस्क्वालीफाई हों। आप शेख साहब ये कह रहे हैं कि जो मरियम वाला सारा वाकया हुआ है और ये टेम्परेचर बढ़ाया गया है, ये बेसिकली इसका असल टारगेट शहबाज शरीफ थे और उनके ख़ानदान को और रगड़ा दिलवाने के लिए? मेरी सोच ये है कि इससे शहबाज शरीफ को बहुत नुकसान पहुंचा है, और मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी और को फ़ायदा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, शहबाज शरीफ को बहुत नुकसान पहुंचा और हमज़ा को बहुत नुकसान पहुंचा है। उनके केस सबसे सीरियस हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात। आपने बहुत गवर्नमेंट्स देखी हैं, उतार चढ़ाव देखा है, यही सही मानों में आप समझते हैं सब कुछ। इमरान खान साहब को किसी बात से परेशान होना चाहिए, और अगर वो बात क्या है जिसको आप उनको समझाएंगे ए ठीक कर लो तो बाकी सब ठीक है? मैं हर कैबिनेट में ये बात कहता हूँ कि भाई महंगाई को कंट्रोल कर लें, लोगों को रोज़गार कर दें। मैं आपके सामने नहीं कह रहा, बल्कि मैं इसका निशाना भी बनता हूँ। वो कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये महंगाई पिछले दौर से आई है, चीनी महंगी पिछली वजह से हुई, आटा पिछली। मैं इमरान खान को रिसेंटली कल परसों कहा जी कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है मैं ये कहूँ कि चीनी 100 रुपये किलो है, और मैं ये कहूँ कि ये चीनी की प्राइस जो है मजबूरी है। बेशक पुराने चोरों ने किया है, इन्हें लंबा डाला जाए, क्योंकि ये चारों दफ़ा ये माफिया जो है बच निकलता है। और मेरी दुआ है और मेरी दुआ और यकीन है कि इमरान खान के हाथों ना निकल सके। मेरे नज़दीक 11 बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, और ये बात मैं खान से और कैबिनेट में किसी से पूछ लें। मैंने कैबिनेट में नहीं कहा कि भाई इनको, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि मैंने कहा कि मत एक्सपोर्ट किया जाए आटा, मत एक्सपोर्ट की जाए चीनी। आई वॉज ए सिंगल वॉइस इन दिस कैबिनेट एंड इन ECC। और इसमें जो भी नतीजा निकलेगा चीनी का, अब नैब के पास है, हमारे लोगों को भी बुलाया जा सकता है। एक जूनियर वजीर हैं जो उर्दू बड़ी पठान स्टाइल से बोलते हैं,
सुना है वो कैबिनेट मीटिंग्स में बड़ा सीनियर वजीरों के गले वले लग जाते हैं, पड़ जाते हैं और बड़ी बेइज्जती भी कर देते और हैं। छोड़ो जी। है कोई ऐसी बात? नहीं, कौन बेइज्जती बर्दाश्त करता है? कौन बेइज्जती बर्दाश्त करता है? पता नहीं वो कौन सा वज़ीर होगा जो वजारत को अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा अहमियत देता होगा। कम से कम मैं तो आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इज़्ज़त से बड़ी कोई चीज़ नहीं। आपका तो मैं पता है ना, मैं तो बाकियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ बड़े बड़े लोग वजारतों से चिमटे हुए। बाकी जाने तो आप मेरे से इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, बाकियों तो से आप आपसे तो रोज़ इंटरव्यू लेते हैं। बाकियों की गल्ला भी तो तुसी दस दियो ना सानू। नहीं, अच्छा। मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा। अच्छा ये बताएं मुझे कि गवर्नमेंट के ऊपर याद है, अपोजिशन में आपने पिछले दिनों एक बयान दिया कि थोड़े दिनों तक ये सारे आएंगे, कहेंगे नैब ख़त्म करो और जौसाना बस हम इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत ज़्यादा एक हार्ड बयान है, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है वो अगले तो नैब के कानून चेंज कराने के ऊपर तुले में। वो कहते हैं उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, वो कह रहे हैं हमें सरकारी लोग जो से हैं बिल्कुल बिहाइंड द सीन्स मिल भी रहे हैं। तो ये तो आपकी बात को समझ नहीं आती हमें। क्या इन लीडरों ने नहीं कहा कि नैब को ख़त्म करें? आपने ऐसे बयानात जो नैब में है वो एक्टिव है, जो नैब में नहीं है वो घर बैठा हुआ है। जो नैब में देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला किया है कि 120 अदालतें लगाएं, 120 दिन में फ़ैसला हो। कितने हैं? 2020 हैं लोग, जो 2620 हैं जो नैब में जिनके रेफरेंसेस या केसेस हैं। ये 20 में से 10 सज़ा हो जाएं, 10 रहा हो जाएं, इस मुल्क में सियासी अमन हो जाएगा। सिर्फ 20 केसेस का फ़ैसला हो जाए, 20 रहा हो जाए, 10 रहा हो जाए, 10 कैद हो जाए, ये सारा मसला ठीक हो जाएगा। इनमें इतना फिफरा ही नहीं है। ये माल कमाना जानते हैं, ये हराम का माल हड़प करना जानते हैं, ये माल लगाना भी नहीं जानते, इनके नसीब में नहीं है। इनकी औलादें लड़ेंगी इस माल के पीछे। आप देखेंगे, मैं ज़िंदा रहूं न रहूं, इनकी औलादें आपस में दंगा फसाद करेंगी। ये तेरी थी, ये मेरी जदाद है, ये तेरी थी, ये अकाउंट मेरा है। अभी मरियम ने ये बात कही है कि ये ज़मीन मेरी नहीं है। अभी तक एक बयान क्लिप जो है मेरे प्रोग्राम में दिखाएं कि उसने कहा हो कि इतने 100 एकड़ जो 200 कितना एकड़ है, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। मैंने नैब का, मैंने पनामा का केस लड़ा है हुजूर। सारे जाली डॉक्यूमेंटेशन और जाली दस्तखतों में ये शामिल हैं, सारे जाली दस्तखतों में ये शामिल है। और एक वकार सफ़ेद बालों वाला होता है जो हर जगह इनका विटनेसेस है, इनका मुलाजम है ज़ाती, वहाँ नज़र आता है लंदन में। ये सारे काम इन्होंने किए हुए हैं। असल मसला ये है कि इस मुल्क का बिजनेसमैन इस मुल्क की सियासत पे हावी है, इस मुल्क का सियासी वर्कर मोहताज है इनके टिकट का, क्योंकि सारा पैसा जो पब्लिसिटी है, सारा पैसा जो है अपने आप कंपनी की मशहूरी पे ये लगाते हैं इलेक्शन के दिनों में लोगों से चंदे लेके। और ये इस मुल्क के ऐसे सरमायादार हैं, ये ऐसे चोर सरमायादार हैं जो फंड भी सारी पार्टियों को देती हैं। अगर मुकाबला सख्त हो तो दोनों पार्टियों को देते हैं। सो ये सारे केसेस जो हैं, ये सबसे बड़ा मसला देखें इस वक्त जो है वो आईपीपी का अगर फ़ैसला आपको मैंने अर्ज़ किया है हो जाता है तो इस मुल्क की इकॉनमी को और बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। दूसरा बड़ा फैसला मैं समझता हूँ कि जी बोले जी पूछ मैं बोलता हूँ तो फिर मैं तो कोई तैयार होकर नहीं आता जो आप कहते हैं उस तरह। और दूसरा बड़ा फैसला जो है कि अपोजिशन में कोई दम नहीं है। जो मौलाना फजलुर रहमान हार्ड लाइन लेना चाहते हैं वो ये दोनों पार्टियां नहीं लेंगी जी। मौलाना फजलुर रहमान कह रहा है ना मैं खेडांगा ना खेडन देंगा, लेकिन शेख साहब अगर जे तुसी इन्हां दे नाल होंदे, अगर आप ऑपोजिशन में होते, क्या कभी ऑपोजिशन पार्टियां सख्त स्टांस लिए बगैर किसी चुंगल से निकली हैं? इनके पास चॉइस है सख्त स्टांस ना लेना। डील करेंगी भी तो तभी डील मिलेगी ना, अगर सख्ती करेंगे। चॉइस है इनकी स्टडी ये है कि 5 साल हमें दें। इन सब की अंदर से स्टडी ये है और इनका ख्याल है कि उसके बाद ख़ुद ब खुद लोगों में हम इतने गैर मकबूल हो जाएंगे कि हम इनको कहेंगे आओ अल्लाह के वास्ते ये मुल्क चलाओ। नहीं कहेंगे, 5 साल बाद भी नहीं कहेंगे, मुकाबला करेंगे। आज आप मकबूल हैं लोगों में? महंगाई जितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट जितनी है, कारोबारी हालात जो हैं, इस वक्त आप मकबूल हैं? आप खुश हैं जिस तरह हालात हैं? कल 2 साल हो जाएंगे, तीन दिनों के बाद शेख साहब 2 साल हो जाएंगे, 3 दिन बाद। इसका फ़ैसला ये साल हमारी कारकर्दगी करेगी।
महंगाई किसने की है आप ये भी देखें ना। ये सारी महंगाई की वजह क्या है, लोगों को ये हम बताने में नाकाम रहे कि महंगाई इन लोगों की वजह से हुई। हम ये लोगों को बताने में नाकाम रहे कि ये शॉर्टेज वीट की और ये सारी चीज़ें ये किस जगह से गुजर रही हैं। हम लोगों को ये बताने में नाकाम रहे कि हम 10% तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ा सके। हमारा ख़जाना इनकी लूट मार की वजह से इजाज़त नहीं देता। क्या इमरान खान का दिल नहीं करता वो 10-20% तनख्वाहें बढ़ाए? मैंने तो कहा था कि रेलवे में मुझे बढ़ाने दे, बेशक हमें थोड़ा सा और ख़सारा बढ़ जाएगा हमारा, लेकिन अगर कोई शख्स ये समझ रहा है कि इमरान खान इस अपोजिशन के हाथों जा रहा है तो ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून नहीं जा रहा जी, वो इस अपोजिशन के हाथों नहीं जा रहा। फजलुर रहमान कोई और नई अपोजिशन ढूंढे तो मैं नहीं कह सकता, वरना ये 2 अपोजिशन पार्टियां रास्ते में छोड़ दें, पहले छोड़ दें, उसकी हार्ड लाइन वो लेने की उनसे जुस्तजू कर रहा है और मुतालबा कर रहा है, वो इस पर नहीं आएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत है, वो ये नहीं गवारा करेंगे कि ये हुकूमत ही चली जाए हमसे। टाइम फॉर लिटिल कमर्शियल ब्रेक, और कश्मीर ब्रेक के बाद आके मैंने कश्मीर पे ही बात करनी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ काफ़ी हैं कश्मीर के ऊपर। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। ये आने वाले 12 महीने ये फैसला करेंगे कि इमरान खान की गवर्नमेंट का क्या होता है फ्यूचर आगे। ज़ाहिर है चौथे साल तो लोग इलेक्शन मुहिम में चले जाते हैं, हम कोई सड़क भी बनवाएंगे, लोग कहेंगे लो जी उन्हें इलेक्शन आए तो सड़कें बढ़ रही हैं। 3 साल जो होते हैं, चौथे साल में कैंडिडेट जो है वो पर निकाल लेता है जी, उसका जितना मुस्बत फैसला होता है वो भी दिखाई नहीं देता। और ये इलेक्शन जो है ML1 जो है पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला एक गेम चेंजर होगा, और इसी महीने के आखिर तक या अगले महीने के पहले हफ्ते तक इसका टेंडर भी हो जाएगा। तो शेख साहब ML1 पे जरा बताएं। ML1 आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके 3 फेजेस हैं। पहला फेज जो सा है जो हमें नजर आएगा वो पहला फेज कब तक खत्म होगा? देखें जी, ये तीनों के तीनों फेजेस भी जो है ना, ये टेंडर पे डिपेंड करता है कि अगर एक पार्टी ने ले लिए वो 10, देखें मैंने एम्बेसडर को कहा कि 3 साल में हो, और जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो 5 to 8 ईयर है, लेकिन चीनी जिन है, जिस वक्त उनको ऑर्डर मिल गया अब उनके पास वो मशीनें हैं, जिस तरह वो अपना ट्रैक बिछा रहे हैं अपने मुल्क में बिछाते हैं, अगर पाकिस्तान में ये सारी मशीनें आ गई तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि ये मशीनें वापस जाएंगी। ये मशीनें दूसरे ML2 और 3 के लिए भी काम करने के लिए यही होंगी कि यहीं की उखेड़ी हुई जो हमारी पटड़ी है वो उसमें से जो बेहतर होगी वो ML2 में हम लगाएंगे। सो ML1 जो है हमने वैसे ही लगे रहे, सड़कों पे, ब्रिजेस पे, कारपेटिंग पे अपना अरबों रुपया हमने लगा दिया। असल काम CPEC का ये ट्रैक है, और ये ट्रैक बाद में वो ख़ुद उसके पास प्रोग्राम है कि वो पेशावर से कंधार ले जाएगा, और तफ्तान जो है, कोयटा तफ्तान जो है, चमन जो है, ये भी उसके प्रोग्राम में है, क्योंकि ईरान तो नहीं लाइन बिछा सकता, चीन तो लाइन बिछा सकता है ना। ये सारे उसका ख्वाब है एक बड़ा, ये जो चीन का एक बड़ा ख्वाब है, और उसको जो रास्ता देने जा रहा है वो ग्वादर जा रहा है, और उसको जो ट्रैक की सहूलत मुहैया करने जा रहा है वो ML1 करने अच्छा शेख साहब, ये ML1 सिर्फ पेशावर में ख़त्म नहीं, यौम आज़ादी है होगा, बल्कि ये आगे कंधार। आपसे बात बगैर कश्मीर के पूरी हो नहीं सकती। कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, ज़ाहिर है आज का दिन तो हमें और भी एहसास होता है, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती, आप ही हुकूमत ने इनको अनकंडीशनल सपोर्ट क्यों किया इंडिया को UN सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट के लिए, जबकि ये कश्मीर का सारा जुल्म जारी देखें था। उससे और देखें मेरी गुजारिश सुने, सवाल करना आसान होता है, अगर खुदा न खास्ता इस वक्त कश्मीर का इशू आप UN में लेके जाएं तो वो सूरत हाल नहीं है जो हमारी उस वक्त थी जब हमें ये राय शुमारी का राइट मिला। हिंदुस्तान ने जो महाराष्ट्र जो राम नगर बना दिया है, जो अब आप देखें कि कल जो है बेंगलोर में एक मुसलमान जिंदा है, हिंदुस्तान में मुसलमान का ईमान जिंदा है। हिंदुस्तान के मुसलमान के बाप को गाली दो, माँ को गाली दो, बेटी को गाली दो, उसके नबी को गाली दी गई है। एक क्या होता है फेसबुक पे, एक बंगलोर में एक नबी का कार्टून बनाया उन्होंने,
और बिला वजह नौजवानों का समुंदर निकल आया और लातादाद थानों को आग लगा दी है, पुलिस ने गोली चलाई है, 3 नौजवान मर गए हैं। और अयोध्या में जो 4 सैकड़ों साली बाबरी मस्जिद जो है, आप क्या समझते हैं मुसलमान मर गया है? इस्लाम वहाँ जिंदा है, गुंजाइश की इंतज़ार में बैठा हुआ है। इस्लाम वहाँ जिंदा है कि बाबरी मस्जिद को जो इसने 30 साल पहले कहा था मोदी ने, शेख साहब वहाँ तो जिंदा है। मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था कि कश्मीर पे मैं आने लगा हूँ। कश्मीर की सूरत हाल में देखें, कश्मीरियों में अब आप देखें जो उन्होंने पंच बनाए थे, कितने पंच इतने दिनों, 25,000 पंच उन्होंने बनाने थे। 25,000 के 25,000 पंच नहीं बना सके अभी तक। वो 25,000 तो दूर की बात है, चंद हज़ार नहीं बना सके, और उनमें भी 5, 6, 7 इस महीने मारे हैं, लोगों ने मारे हैं जो नफ़रत करते हैं। और कश्मीर के अंदर तहरीक का जो आलम है वो आप वक्त का इंतज़ार करें, क्योंकि इस वक्त दुनिया में बड़ी सीरियस किस्म की टाई पड़ रही हैं। ख़ास ये इकनॉमिक टाई हैं चीन और अमेरिका के दरमियान, चीन और ताइवान के दरमियान, और इंडिया और चीन के दरमियान, और आज भूटान की जो सूरत हाल है और नेपाल की जो सूरत हाल है वो बड़ी मुख्तलिफ है। और ईरान और चीन जिस तरह जा रहे हैं, ये सारी सूरत हाल, और रूस और चीन जिस तरह बढ़ रहे हैं, और अमेरिका का 4 नवंबर का इलेक्शन बड़ा अहम है, उसके बाद या उससे पहले कोई देखें जिस तरह का रास्ता रोका जा रहा है चीन का, उस रास्ते रोकने में पाकिस्तान की अहमियत और ज़्यादा सारे बढ़ती जा रही है। और चीन पाकिस्तान का आजमाइश शुदा दोस्त है। और वैसे आपको तो फ़ायदा हो रहा है शेख साहब, आपको तो बड़ा फ़ायदा है। जितना चीन के रास्ते में पाकिस्तान रोल करेगा, आपकी ML1 उतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। सही बात ML2 भी कर दूंगा फिर साथ। वेरी क्विकली, सुना कोई किताब लिख रहे हैं, फिर किताब में सब कुछ लिख देंगे जो देखा हाँ जी, सुना मैं की करोगे उदय जी? नहीं और कब तक खत्म हो रही है किताब में? सब कुछ नहीं लिखा, किताब ख़त्म हो गई है। 6 सितंबर को आ रही है, पब्लिशर को पब्लिश के लिए दे दी है। 6 सितंबर को आ रही है किताब। धमाके हैं उसमें से कुछ छोटे बड़े धमाके हैं? नहीं, कोई इतने धमाके नहीं इतने धमाके। बीमारी में लिखी है तो बीमारी में धमाके तो नहीं, डर लगा होता है अंदर से। जो शेखा वाला काम करता है शेख लाल हवेली से। हाँ जी, सही बात। चले शेख साहब, लाल हवेली से इक़वाम मुत्तहिदा तक किताब मकम। बस हम आपकी सेकंड किताब का ज़्यादा इंतज़ार करेंगे, जिसमें आप सारी बातें लिखें, सबके बारे में नाम ले लेके। धमाके तो होंगे। अल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे, कोरोना से रिकवरी आपकी ठीक जा रही है। वो मेरे मरने के बाद छपेगी। नहीं, वो आपकी ज़िंदगी में छापनी है ताकि और लोग मरें। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, मुश्किल हो जाएगा जिंदा रहना। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टॉकिंग टू अस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।